68वीं के लिए भी और 67वीं मेंस के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। दोनों की कक्षाएं आज से सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एक पेड बैच भी मैंने प्रारंभ किया है जिसकी शुल्क है 599 और उस बैच में बिहार राज्य विशेष से जुड़े हुए कंटेंट हैं। सिर्फ बिहार राज्य विशेष प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से वहां पे कराया जा रहा है। यदि आप में से कोई छात्र इच्छुक हैं, यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो शुरुआत अभी करना चाह रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं और अभी चीज़ों की समझ नहीं है, पाठ्यक्रम की समझ नहीं है, विषय वस्तु की समझ नहीं है, तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य को लेकर जो आपका सेपरेट बैच है वो भी चल रहा है, जो परचेज कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको जाना चाहिए क्योंकि वहां पे फिर आपकी मार्गदर्शित कक्षाएं मिलती हैं, बेहतर तरीके से कंटेंट मिलते हैं और उससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होती है। ठीक है, लेकिन जो लगातार यूट्यूब से जुड़कर हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो, जिनको अच्छे से समझ है विषय वस्तु की, पाठ्यक्रम की, लगातार कर रहे हो हमारे साथ, तो वो आप आगे भी जारी रख सकते हो। यूट्यूब आपके लिए निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, इस पे जो भी कक्षाएं हैं वो आपके लिए निःशुल्क हैं। बाकी पेड बैच से यदि आप जुड़ना चाहते हो तो आजाद बीपीएससी मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहां पर आपको सभी कक्षाएं देखने को फिर मिल जाएंगी। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले करंट अफेयर विषय वस्तु की हम बात करने वाले हैं, तो सभी उपस्थित हो जाएं क्योंकि आज एक लंबे अंतराल के बाद आज ये पहला दिन है। तो अभी कुछ लोग उपापोह की स्थिति में थे कि क्लास होगी कि नहीं होगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो याद रखना है कि आज से रात्रि 11 बजे का जो ये टाइम है, जैसे पूर्व में चलता आया है इसी प्रकार से अब लगातार इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और 11 बजे का जो टाइम है ये आपके लिए पैक्ड टाइम है, इसमें आपको निश्चित तौर पर कक्षाएं मिलेंगी। कल सुबह 9 बजे भी हम मिलेंगे, सुबह 9 बजे 68वीं प्रीलिम्स को लेकर, जीएस के प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित होंगे, वहां से भी आपके लिए जुड़ना अनिवार्य है। याद रखिएगा, जो लोग अभी तक 68वीं के जो बैच बनाया गया है गाइडेंस बैच उससे नहीं जुड़े हैं, प्लीज मोबाइल ऐप डाउनलोड करके गाइडेंस बैच से जुड़ जाइए। कैसे जुड़ना है उसके बारे में डिटेल से अलग से वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे जाके वीडियो देखिए और उससे जुड़ जाइए। उससे जुड़ने का फायदा क्या है कि जो भी आपकी पीडीएफ होती है, जो भी अन्य स्टडी मटेरियल होते हैं वो आपको वहां देखने को मिलेंगे। जो मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूं, असाइनमेंट देता हूं, वो भी आपको वहीं पर सबमिट करना होगा। तो बैच से जुड़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा, सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से एक जगह मिलेंगी, तो निश्चित रूप से आपको जुड़ना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो सभी उपस्थित हो जाएं। अभी भी कुछ छात्र ऐसे हैं जो उपस्थित नहीं है, जो हमारे साथ रेगुलर रहते थे, प्लीज आप सब उपस्थित हो जाएं जिससे हम इस कक्षा को आगे बढ़ा सकें। और आज प्रश्नों, क्योंकि पहली कक्षा है तो प्रश्नों की जो संख्या है वो सीमित रखी गई है, लगभग 14 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इन 14 प्रश्नों के माध्यम से हम एक बार फिर से अपनी नई जर्नी प्रारंभ कर रहे हैं 68वीं प्रीलिम्स को लेकर। ठीक है, चलिए आज पहली कक्षा है, तो याद रखिएगा 1 नवंबर से 68वीं प्रीलिम्स को लेकर हम कार्य करने जा रहे हैं और अब निरंतर आपको जुड़ जाना है। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप में जो जोश है वो नहीं दिखाई देता, आप में विश्वास नहीं आता, अपने आप पे विश्वास नहीं होता। तो प्लीज नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना कर्म करिए। ठीक है, आपको ये निर्भर नहीं रहना है कि रिजल्ट कब आएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या नोटिफिकेशन कब आएगा। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाइए, निश्चित रूप से परिणाम भी बेहतर होंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पहला प्रश्न बोला जा रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? चार विकल्प हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद। किसकी जयंती को हम भारत में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, आपसे बोला जा रहा है। आपको पता होगा कि ये जो जयंती मनाई गई ये 31 अक्टूबर को मनाई गई। और 31 अक्टूबर की जब हम बात करते हैं तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है ए विकल्प, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप जानते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस जो है विशेष रूप से 2014 से शुरुआत हुई थी इसकी मनाने की। ठीक है, 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और
यह उसके बाद से 14 के बाद से लगातार मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब आप यह नाम सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि इतिहास की दृष्टि से एक प्रश्न अक्सर बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने बारदोली सत्याग्रह, याद आपको होगा, बारदोली सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था यह भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वर्ष 1928 में किया था। और ये जो बारदोली सत्याग्रह था ये गुजरात से संबंधित था। ठीक है, और यह भी आपको याद रखना है कि बारदौली सत्याग्रह को जब सफलतापूर्वक क्रियान्वित इन्होंने किया तो उसी के बाद से इनको सरदार की उपाधि प्राप्त हुई, और जो सरदार की इनको उपाधि दी गई ये महात्मा गांधी द्वारा दी गई, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो सरदार की उपाधि इनको किसने दिया? महात्मा गांधी द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई, ये आपको पता होना चाहिए। इनको भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, और इससे आगे जाकर आप सोच सकते हो बारदोली सत्याग्रह के बाद और आगे बढ़ सकते हो। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको बोला बारदोली सत्याग्रह, किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन और कौन चर्चा में इतिहास में रहे हैं? चंपारण। चंपारण आप जा सकते हो। अब अगर आप चंपारण गए तो अपने राज्य के संदर्भ में देख सकते हो कि भाई महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया किसने। ठीक है, चंपारण आंदोलन जो था वो किस विषय पे लेकर था, किस क्षेत्र से लेकर था। तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो और माइंड मैप एक आप बना सकते हो, एक एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आज के लिए असाइनमेंट सेक्शन में भी आपको मिलेगा। और अभी मैं बता रहा हूं कि जैसे मैंने बोला किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन, अब इसी किसान आंदोलन को आपको लिंक करना है। याद रखिएगा, किसान आंदोलन को लिंक करना है। आप में से ऐसे छात्र जो लगातार मेरे से जुड़े हैं आपको पता होगा, किसान आंदोलन को आपको लिंक करना है। अब जहां तक आप चीजों को जोड़ पाओ, ठीक है, किसी भी विषय वस्तु, जरूरी नहीं कि इतिहास से ही जोड़ पाओ, आप भूगोल से जोड़ पा रहे हो, किसान की बात हो रही है तो मृदा की बात होगी, आप इससे जोड़ पाओ या साइंस टेक से जोड़ पाओ, जैसे भी आप जोड़ पाओ, किसान आंदोलन का जितना आप विस्तार कर सकते हो उतना विस्तार आपको करना है। आज इस शब्द से जितनी एक्सरसाइज कर सकते हो, ध्यान रहे आप अपने पाठ्यक्रम के जो है अंदर ही रहिएगा, पाठ्यक्रम से बाहर कुछ नहीं सोचना है। जो आपसे जुड़े हुई विषय वस्तु है उसी से इसको लिंक करना है। ठीक है, सभी को करना है। असाइनमेंट सेक्शन के अंतर्गत ये चीजें आपको शेयर करनी है। ठीक है, जो करेगा अच्छी बात है, नहीं करेगा नुकसान अपना करेगा, याद रखिएगा। तो किसान आंदोलन को जोड़ना है। अब किसान आंदोलन से जितना भी आप सोच पाते हो, जिस भी विषय में आप सोच पाते हो, इसको लिंक करना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं करोगे नुकसान निश्चित तौर पे होगा। प्रारंभिक परीक्षा तो ठीक है, लेकिन मुख्य परीक्षा में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज यदि आप करते हो तो मुख्य परीक्षा और एसए में आपको बड़ी मदद मिलने वाली है। क्योंकि आप जानते हो कि मुख्य परीक्षा में कई दृष्टिकोण से लिखना होता है, और वो दृष्टिकोण तब पनपता है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। एक दिन में ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 2, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बताएं, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, आपको बताना है। आपको बता दें जयर बोल्सोनारो अभी तक थे, ठीक है, लेकिन अब उनका स्थान ले लिया है वर्कर्स पार्टी के नेता ने। और वर्कर्स पार्टी के जो ये नेता है इनका नाम है लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये ब्राजील के, आप कह सकते हो ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं। और ब्राजील के नए राष्ट्रपति के साथ साथ यह भी आपको याद रखना है कि ये वर्कर्स पार्टी के नेता हैं। किस पार्टी के हैं? वर्कर्स पार्टी के नेता हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ब्राजील में अब वर्कर्स पार्टी जो है ये सत्ता में आ गई है। इसके साथ साथ ब्राजील की बात किया तो ब्राजील सबसे पहली बात दक्षिण अमेरिका का एक देश है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट जब भी आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि ब्राजील लगभग लगभग सबसे ज्यादा विस्तार आपको ब्राजील का ही देखने को मिलता है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा विस्तार ब्राजील का ही देखने को मिलता है। अब ब्राजील में भी बात करें तो आपने सुना होगा अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वनों का जो लगभग 60% हिस्सा है वो मात्र एक ही देश में आता है, वह है आपका ब्राजील।
ब्राजील की जब आप बात करते हो, दक्षिण अमेरिका की जब बात करते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे दो जलधाराएं आपको देखने को मिलती है। एक है ठंडी जलधारा और एक है गर्म जलधारा। जो जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हैं वो होती हैं गर्म जलधाराएं, और ऐसी जलधाराएं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बहती हैं उनको आप बोलते हो ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे एक धारा जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है इसको बोलते हैं ब्राजीलियन धारा या ब्राजील धारा, ठीक है। अब ब्राजील या ब्राजीलियन धारा, ठीक है, ये क्या है, ये एक गर्म जलधारा है। और यहीं पर दक्षिण अमेरिका में यदि हम बात करें तो एक जलधारा ऐसी आती है जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है और इसको बोलते हैं फॉकलैंड धारा, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉकलैंड धारा। और फॉकलैंड धारा क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है इसका मतलब ये ठंडी जलधारा होगी। तो याद रखिएगा, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका में, विशेष रूप से जब ब्राजील की बात करते हैं तो इन दो जलधाराओं का नाम आपको अवश्य याद आना चाहिए, ठीक है। फॉकलैंड ठंडी जलधारा और ब्राजीलियन धारा जो है एक गर्म जलधारा है, ये आपको पता होना चाहिए। आप ब्राजील की जब बात करते हो, दक्षिण अमेरिका की जब बात करते हो, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी जलधाराएं बहती हैं। अब ये कौन सी जलधाराएं हैं, ये आपका होमवर्क नंबर 2 है। होमवर्क नंबर 2, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर कौन सी जलधाराएं बहती हैं, ये आप असाइनमेंट सेक्शन में नोट करिए, ये आपको अनिवार्य रूप से सबमिट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है, और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता। क्या बोला जा रहा है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। फीफा की बात हो रही है। आप जानते हैं फीफा जो है फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, आपको पता होना चाहिए। फीफा की जब आप बात करते हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और इसके प्रमुख के बारे में कई बार पूछा जाता है कि फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा जियानी इन्फेंटिनो जो है ये फीफा के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें ये जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ, ये इसका आयोजन किया गया कहां पे, इसका आयोजन किया गया भारत में। लेकिन याद रखिएगा कि इसका आयोजन तो भारत में हुआ है लेकिन यहाँ पे स्पेन ने इसका खिताब जीता है। तो याद रखिएगा किसने जीता है, स्पेन ने जीता है। आयोजन कहां पे हुआ, भारत में आयोजन हुआ। अब स्पेन की यदि हम बात करते हैं तो जानते हैं आप यूरोप का एक देश है, ठीक है। और स्पेन से आपको याद आना चाहिए कि एक जल संधि है जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि विशेष रूप से क्या करती है, दो जल निकायों को जोड़ती है। दो जल निकाय कौन से हैं जिनको ये जोड़ती है, उनकी यदि हम बात करें तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है, अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यदि हम बात करें, क्योंकि ये जल संधि है, दो जल निकायों को जोड़ती है, ठीक है, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, लेकिन दो स्थल खंडों को अलग करती है। तो ये जो दो स्थल खंड हैं ये कौन कौन से हैं, इस पे बात करें तो यूरोप को जो है ये अफ्रीका से अलग करती है, ये आप जान लीजिए। या दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो यूरोप का देश है स्पेन, स्पेन को अलग करती है अफ्रीका के देश मोरक्को से। तो याद रखिएगा जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है या अटलांटिक को भूमध्य से जोड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। C295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइएगा। क्या बोला जा रहा है, C295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, आपको बताना है। 4 राज्य यहाँ पे दिए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी और आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 22,000 करोड़ रुपए का ये आप कह सकते हो, इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया तो 22,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया गया। आपको पता होगा टाटा और एयरबस, ठीक है, एयरबस एक कंपनी है,
एयरबस विमान निर्माता एक कंपनी है यूरोप की, और यूरोप की इस कंपनी ने टाटा से समझौता किया है। तो अब टाटा और एयरबस मिलके ये भारत में बना रहे हैं। भारत में कहाँ पे बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार इसकी आधारशिला यदि हम बात करें, विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी गई है निजी क्षेत्र में, और ये गुजरात के बड़ोदरा में, याद रखिएगा, गुजरात के बड़ोदरा में ये विमानन निर्माण सुविधा जो है ये स्थापित की जा रही है। एयरबस नामक कंपनी है, उसने समझौता किया है टाटा से, और एयरबस एक यूरोप की कंपनी है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात कहां पे बन रहा है, गुजरात में। स्थान पूछ ले तो आपको बड़ोदरा बताना है। अब एक चीज और यहां पे आपको याद रखने की जरूरत है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपसे चर्चा में पूछी जाती। पहली है रोस्टेक। रोस्टेक ये भी विमानन कंपनी है। बोइंग आप जानते होंगे, यह भी विमानन कंपनी है। एयरबस हो ही गया। और तीसरा दसाल्ट एविएशन, जो कि विमानन कंपनी है, आप जानते होंगे दसाल्ट। ठीक है, एविएशन। ये कुछ कंपनियां हैं, इनके देशों का नाम आपको पता होना चाहिए, और इनके कुछ प्रमुख आप कह सकते हो जो इन्होंने निर्माण किया है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे रोस्टेक की बात करें तो रोस्टेक रसिया की एक कंपनी है, और भारत ने इस कंपनी से कामो नामक के हेलीकॉप्टर लिए थे, और ये जो कामो नामक हेलीकॉप्टर थे ये नौसेना के लिए भारत सरकार ने लिए थे। तो रूस की कंपनी है। बोइंग की बात करें तो बोइंग अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, विमान निर्माता कंपनी है, पैसेंजर विमान भी बनाती है और सैन्य विमान भी बनाती है। बोइंग के बारे में आपको पता होगा कि चिनूक और अपाचे दो हेलीकॉप्टर भारत ने खरीदे थे अमेरिका से। आपको पता होगा, अपाचे और चिनूक। और ये अपाचे और चिनूक ये जो दोनों हेलीकॉप्टर थे, इन दोनों हेलीकॉप्टरों को बनाने वाली जो कंपनी है वो है बोइंग। फिर इसके बाद आता है दसाल्ट एविएशन। आप जानते होंगे राफेल विमान का जो विवादित तो सौदा रहा वो हमने दसाल्ट एविएशन से लिया है। तो कहने का मतलब है कि जिस फील्ड में कोई चर्चा हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उससे जुड़े हुए कुछ अन्य जो भी क्षेत्र उससे जुड़ते हैं उसको देख लेना चाहिए। जो भी कंपनी आप इस प्रकार की हैं विमान निर्माता, जो प्रमुख थी वो मैंने बता दिया, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, सी हॉक रोमियो, सी हॉक रोमियो आपने पढ़ा होगा। सी हॉक रोमियो नामक के हेलीकॉप्टर भी हमने खरीदा था। तो सी हॉक रोमियो नामक जो हेलीकॉप्टर है वो हमने किस कंपनी से खरीदा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोला जा रहा है, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो सिम्बैक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया आपको बताना है। चलिए बताइएगा, सिम्बैक्स नामक सैन्य अभ्यास की बात हो रही है, जवाब दीजिए। सिम्बैक्स की बात हो रही है, बताएं। सिम्बैक्स की बात हो रही है, बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, सिम्बैक्स तो आप बताओगे। एक होता है सिलिनेक्स, ये भी आपको बताना है। सिलिनेक्स के बाद यदि हम बात करें, दूसरा आता है लामितीय। लामितीय, सिलिनेक्स हो गया, लामितीय हो गया। फिर इसके बाद है एक्वाबेरिन। एक्वाबेरिन, और अगला है बोंगो सागर। ये आपको बताने हैं। सबसे पहले आप इसका जवाब दीजिए, सिम्बैक्स। सिम्बैक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। सिलिनेक्स की बात करें तो याद रखना है भारत श्रीलंका के बीच नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, लामितीय की बात करें तो लामितीय आप जानते हैं भारत और सेशेल्स के बीच है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत और सेशेल्स, भारत और सेशेल्स के बीच है। एक्वाबेरिन की बात करें तो भारत मालदीव के बीच है। ठीक है, फिर बोंगो सागर है तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो ये भी कुछ सैन्य एक्सरसाइज थे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है, बताएं। बहुत महत्वपूर्ण है।
फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है, आपको बताना है। और इस जोड़ी ने चीनी जोड़ी को परास्त किया है, चीन के खिलाड़ियों को परास्त किया है, इसलिए यह आपकी परीक्षा के लिए और भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये पीडीएफ जो आप देख रहे हो ना, इसका आंसर फॉर्मेट में पीडीएफ जो है ये आपके मोबाइल ऐप में अब उपलब्ध रहेगी, मोबाइल ऐप में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, कल आपको ये पीडीएफ अपलोड मिलेगी, जिस दिन कक्षा होगी उसके अगले दिन उसकी पीडीएफ आपके मोबाइल ऐप में अनिवार्य रूप से मिल जाएगी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? ग्लोबल इमिशन जो है किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा, आपको बताना है। बताएं, चार विकल्प है, 2026, 2030, 2028, 2025। बताएं। देखो इसका सही उत्तर है डी विकल्प 2025। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया, आपको बताना है। बताइएगा, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर कहां लॉन्च किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग 126 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। ठीक है, 126 मीटर का ये कॉरिडोर है और हरियाणा राज्य में लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले हरियाणा आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के बाद यदि स्थान का बात आपसे पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद आपको याद रखना है। कहां पे? फरीदाबाद। तो ये आपको पता होना चाहिए, 126 किलोमीटर का है, हरियाणा के फरीदाबाद में लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया है? पूर्व में जो रैंकिंग थी, 2019 में जो रैंकिंग थी, उसमें यह हवाई अड्डा 14वें स्थान पे था और भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है जो टॉप 10 की सूची में शामिल है। और ये हवाई अड्डा है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया है? आप जानते हैं एलन मस्क की जब बात आती है तो टेस्ला के लिए, साथ ही साथ स्पेस एक्स के लिए चर्चा में रहते हैं, क्योंकि स्पेस एक्स के भी ये फाउंडर मेंबर हैं। ठीक है, और स्पेस एक्स विशेष रूप से आप जानते हो अंतरिक्ष क्षेत्र की एक निजी कंपनी है अमेरिका की, और इसका एक रॉकेट है जिसको बोलते हैं फॉल्कन, और ये बहुत पावरफुल रॉकेट है। ज्यादातर अंतरिक्ष मिशनों के लिए अब ये रॉकेट प्रयोग किया जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एलन मस्क टेस्ला नामक एक इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की कंपनी के भी आप कह सकते हो ओनर हैं। तो टेस्ला प्रमुख जो एलन मस्क थे, इन्होंने ट्विटर को हाल ही में टेक ओवर किया है। ठीक है, तो इसका ए विकल्प सही उत्तर है, ट्विटर। ठीक है, चलिए अगला। स्टार्म कोस्टर, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया गया है, यह किस देश में स्थित है? बताएं, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। फास्ट जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। ठीक है, बताएं। आपको बता दें यह दुबई हिल्स मॉल दुबई में स्थित है। ठीक है, चलो इसको बताओ। फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की सूची किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? आपको बता दें कि इस संस्थान द्वारा कुल 19 फंगल की सूची जारी की गई है, और ये जो 19 फंगल हैं ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए यदि हम बात करें बहुत ही हानिकारक हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, बहुत बड़ा खतरा है। और इस सूची को जारी किया है WHO ने। ठीक है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की जब बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और टेड्रोस अधानो वर्तमान समय में WHO के प्रमुख हैं। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसका सही उत्तर है WHO। ठीक है, और सूची में कितने, यदि हम बात करें कितने फंगल की बात की गई है तो 19 की बात की गई है। इसको बताइए। ये इसमें थोड़ा सा एरर है, उसको सही कर देते हैं हम। ये आगे 6 लिखा है, ये नहीं है इसमें। इसका सिर्फ प्रश्न ये है,
विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? फिजी, किरिबाती, न्यूजीलैंड, मार्शल द्वीप समूह। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? बताएं। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बनेगा? याद रखिएगा, यह पहला देश होगा फिजी। ए विकल्प इसका सही उत्तर है, फिजी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? समृद्धि कर माफी योजना किसके द्वारा लागू की गई है आपको बताना है। ठीक है, समृद्धि कर योजना विशेष रूप से ये संपत्ति कर माफी योजना है, आपको ये पता होना चाहिए। संपत्ति कर माफी योजना है और किसके द्वारा लॉन्च की गई है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कि ये दिल्ली द्वारा लॉन्च की गई है। सी विकल्प इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है। देखो आज पहली कक्षा थी, अभी ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी हो जाए, उनका नुकसान ना हो, क्योंकि अभी से यदि हम प्रश्नों की संख्या बढ़ा देते तो मान लीजिए जो छात्र अभी नहीं जुड़े हैं उनका नुकसान होता, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ये क्लास आज शुरुआत की जा रही है। कल से प्रश्न भी इसमें बढ़ेंगे, तथ्य भी इसमें बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले और उससे ज्यादा जरूरी है कि जो दो वर्ड मैंने आपको दिया, एक किसान आंदोलन मैंने आपको दिया कि किसान आंदोलन को जितना आप लिंक कर पाओ उतना आपको लिंक करना है, उतना बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर असाइनमेंट सेक्शन के अंतर्गत शेयर करना है और टेलीग्राम में भी शेयर करना है। दूसरा आपको मैंने बताया कि कुछ और होमवर्क प्रश्नों से जुड़े हुए दिए, वो होमवर्क भी आपको करना है। जैसे जल धाराओं से जुड़ा हुआ जो प्रश्न दिया कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा बहती है, वो भी आप बताओगे। ठीक है, तो जितना आप इन्वॉल्व रहोगे, जितना प्रत्येक दिन की क्लास में आप इन्वॉल्व रहोगे, उतनी चीजें आपकी बेहतर होंगी। तो जितना यहाँ पे बोला जा रहा है ना, उतना 100% करिए, और उसको करने के बाद भी यदि आपके पास समय बचता है तो आप अन्य गतिविधियों में संलग्न रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना आपको अनिवार्य रूप से करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाकी किसी के कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव कमेंट, क्योंकि ये प्रीमियर वीडियो है, रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसके कमेंट का जवाब मैं आपको नहीं दे पाता हूं। लेकिन हाँ, वीडियो समाप्त होने के बाद यदि आप कमेंट करेंगे या किसी अन्य कक्षा में कमेंट करेंगे या मोबाइल ऐप में चैट सेक्शन में आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जवाब उसका मिलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।